अगर आज से 100-150 बरस के पीछे का इतिहास छानते हैं तो महान योद्धाओं की बातें उभर कर आती है। इतिहास जितना शांतिपूर्ण था उससे भी कई गुना ज़्यादा क्रूरता के साथ गुजरा है, लेकिन इनमें से भी कुछ महान वीरों की गाथा आज भी कही जाती है। उन महान वीरों में से एक थे जापान के समुराई योद्धा। दोस्तों, आपने निंजाओं के बारे में तो सुना होगा, जो अपनी निंजा टेक्निक्स का उपयोग करके सबको चौंका देते थे। साथ ही में जापान में समुराई योद्धाओं की गाथा भी कही जाती है। इस विषय में हमारा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, जिस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये रोमांचक वीडियो शुरू करते हैं। समुराई योद्धा जापान के महान योद्धाओं में से एक थे, जिन्हें बुशी नाम से भी जाना जाता था। एडो पीरियड, जो करीब साल 1603 से लेकर 1867 तक अस्तित्व में था, तब सैन्य वर्ग बनाया गया था। 1603 की साल के बाद जब एडो पीरियड की शुरुआत हुई थी, तब जापान में ये सैन्य वर्ग बनता गया, जिनके पास धनुष, तीर, भाले और बंदूक जैसे हथियार हुआ करते थे। लेकिन उस समय सैन्य वर्ग का मुख्य हथियार तलवार था, जिन्हें बाद में समुराई योद्धा के नाम से जाना गया था। समुराई को बुशी नाम से भी जाना जाता था। बुशी का अर्थ होता है योद्धा का रास्ता। समुराई को अपने जीवन में योद्धा के रास्ते पर चलने यानी कि बुशी का नेतृत्व करना होता था। समुराई योद्धा स्वभाव से मजबूत, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान, आत्म अनुशासन और सम्मानजनक नैतिक व्यवहार जैसी अवधारणाओं का पालन करते थे। समुराई योद्धा जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और प्रथाओं के लिए तैयार रहते थे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं समुराई योद्धाओं का गहन इतिहास। जापान के मजबूत राजाओं के शासन के समय समुराई योद्धा सैन्य में शामिल हुए थे, लेकिन जब समुराई योद्धा राजाओं के शासन से स्वतंत्र हो गए तो समुराइयों ने खुद का सैन्य तैयार किया। बाद में छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर समुराई अमीरी जमींदारों के वहाँ काम करने लगे थे। इन अमीर जमींदारों के काम पर रखे गए दो महान समुराई मिनमोटो और ताइरा ने राजाओं को चुनौती दी और पूरे जापान में राज करने के लिए लड़ाई की, जिसमें मिनमोटो योरिटोमा नाम के योद्धा ने विजय प्राप्त कर ली और 1192 में एक नई सेना की स्थापना की और ये ऐलान किया कि समुराई अगले 700 वर्षों तक जापान पर शासन करेंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जापान के सभी छोटे बड़े राज्यों के राजा एक दूसरे पर युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए थे और कई राज्य स्वतंत्रता में बिखरे हुए थे। तब नई सेना और योद्धाओं की उच्च मांग थी। इसी युग में समुराई के साथ निंजा विशेष रूप से सक्रिय हुए थे। आपने शायद अकीरा कुरोसावा का नाम जरूर सुना होगा, जो जापान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने समुराई योद्धाओं के ऊपर कई फिल्में बनाई है, जो समुराई योद्धा के समय से ताल्लुक रखती थी। 1500 के दशक में जापान में कठोर सामाजिक जाति स्थापित की गई, जिसमें किसानों, कारीगरों और व्यापारियों द्वारा समुराई योद्धा काम पर रखे जाते थे। जहां राजाओं का महल होता था, वहीं समुराई योद्धा रहने पर मजबूर हो गए। तलवार, खंजर या अन्य हथियार केवल समुराई योद्धा ही रख सकते थे और उन्हें चावल के अंदर सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी। जो समुराई योद्धा उच्च कोटि के होते थे, उन्हें रोनिन नाम से जाना जाता था।
डेम्यो या सामंती 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहने वाले बीमायो शोगुन के बड़े जमींदार और जागीरदार थे। यही लोग समुराई योद्धाओं को अपनी संपत्ति और परिवार के जीवन की सुरक्षा करने हेतु काम पर रखा करते थे। हालांकि एडो काल के लगभग 250 वर्षों के दौरान शांति बनी रही, लेकिन मार्शल आर्ट्स में भारी गिरावट आई, जिसके चलते कई समुराई योद्धा किसी के नौकर, शिक्षक या कलाकार बन गए। जापान का सामंती युग 1868 की साल में समाप्त हो गया। साथ ही में समुराई योद्धाओं का वर्चस्व भी मिट गया। अगर आप समुराई योद्धाओं के बारे में गहन अभ्यास करना चाहते हैं या उनसे जुड़ी चीज वस्तुएं देखना चाहते हैं तो जापान में ऐसी कई सारी जगहें मौजूद है जहां पर समुराई योद्धाओं से जुड़ी कई चीज वस्तुएं और उन पर लिखी गई कई किताबें संभाल कर रखी गई है। समुराई योद्धाओं की जीवन शैली पर बने कई म्यूजियम जापान में बनाए गए हैं। हाल ही में जापान में समुराई योद्धाओं की कई पीढ़ियां रहती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही मज़ेदार और दुनिया भर के रोमांचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ ही में नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।